हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट कीड़ा। मैं रत्नाभा साहा और आज हम मिलके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है पैराजिम्बल्स, या जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। कल जो मैंने आप लोगों का सेशन लिया था SBI PO प्रीलिम्स की गाइडेंस का, उसमें आप में से कुछ ने कमेंट सेक्शन में बताए थे मुझे कि यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विथ पैराजिम्बल क्वेश्चंस। और यही नहीं, इवन इसका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी ठीक से आप लोगों को नहीं आ पा रहा है। सो दैट इज़ वाई आई प्लान्ड टुडेज सेशन। तो ये सेशन कैसा रहेगा? ये सेशन इस तरह से रहेगा कि पहले मैं आपको पैराजिम्बल का पूरा कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड, बेसिक्स बताऊंगा कि किस तरह से आपको पैराजिम्बल को सोचना है, राइट। इसके लिए मैं यूज़ करूंगा एक कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है 3I कॉन्सेप्ट, राइट। अब इस 3I कॉन्सेप्ट से पैराजिम्बल को अप्रोच करने का तरीका हमें समझ में आएगा, समझने का तरीका, राइट। और उसके बाद एक 4 स्टेप मेथड के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। तो 3I मेथड से हम समझेंगे और 4 स्टेप मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन सेट्स भी ले रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेशन में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद और आपको स्टेप्स समझ में आने के बाद आप उस पर लगा के भी देख सको कि आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। अगर बन पा रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप मैं खुद उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे इस तरह से आपको सोचना था, राइट। ठीक है, एजेंडा क्लियर है, किस तरह से अप्रोच करना है। तो ये 3I कॉन्सेप्ट क्या है? लेट अस सी दैट। फर्स्ट I रेफर्स टू आइडेंटिफाई इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, राइट। तो जब भी हमारे पास पैराजिम्बल देते हैं, व्हाट इज पैराजिम्बल? पैराजिम्बल मतलब एक मान लो पैराग्राफ है, राइट, जिसमें सेंटेंस A, सेंटेंस B, सेंटेंस C, सेंटेंस D, सेंटेंस E ऐसे है, राइट। अब ये इसका लॉजिकल ऑर्डर है। अब इस एक्सर्प्ट को लेके, इससे उठा के क्वेश्चन मेकर क्या करता है, इन सेंटेंसेस को जंबल अप कर देता है। ई को पहले डाल देता है, मान लो सी को, फिर डाल देता है, फिर डी को, फिर बी को, फिर ए को। तो इस तरह से वो क्वेश्चन को फ्रेम करता है। हमारा पर्पस होता है कि हम इसका जो सही ऑर्डर है, दैट इज ABCD, वो आइडेंटिफाई कर पाए और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर कर पाए, राइट। यही है पैराजिम्बल। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, वो इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है? बिकॉज दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अगर मैंने उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो इस पैराग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है कि उसके कनेक्ट में मैं कैसे बाकी सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाऊँ, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट या फर्स्ट सेंटेंस, उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं? जहाँ पे फुल नेम्स यूज़ किए गए हैं, इंसान का हो या कोई पर्टिकुलर आइडिया का हो, कोई आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो सेंट्रल थीम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। आइडिया, सेंट्रल थीम, ये सारी चीज़ों को जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है वो हो सकता है। और एक चीज़ हो सकती है इसमें, जैसे आपका कोई भी लिखने का तरीका, कोई भी ऑथर लिखने का तरीका जो यूज़ करता है, वो या तो एक जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, या एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से जनरल की तरफ आता है, ठीक है, राइट। इन दोनों में से एक यूज करता है। अब इसका मतलब क्या है? जनरल का मतलब क्या है? स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जनरल का मतलब ये है कि जिस स्टेटमेंट का स्कोप ज्यादा है, बड़ा है, राइट, बहुत सारी चीजों को उसमें समेटा हुआ है, और फिर उसके एक एक पहलू के बारे में बात करना है, स्पेसिफिक के बारे में बात करना, ठीक है। तो नॉर्मली हमने जो देखा है, ज़्यादातर राइटिंग स्टाइल जो कि प्रोफेशनल राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूं, वो ना ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मतलब जनरल से लेके धीरे धीरे उसके एग्जांपल्स देता है, उसके इफेक्ट्स देते हैं, उसका सोल्यूशन देता है, राइट। पहले जनरल आइडिया दे देते हैं, उसके बाद उसके ब्रांच आउट्स होते हैं। येस, देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे स्पेसिफिक आइडिया से एक पर्टिकुलर आइडिया को उठाया, फिर दूसरा पर्टिकुलर आइडिया उठाया, और फिर दोनों को कनेक्ट करते हुए जनरल इन्फरेंस ड्रॉ किया। ऐसे भी होते हैं, पर ये कम होते हैं, राइट। बट
दोनों हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट का, जो कि मोस्ट जनरल या मोस्ट स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ ऑल। वो जो पांचों स्टेटमेंट दिए गए हैं या छह स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से जो मोस्ट जनरल और मोस्ट स्पेसिफिक हो, ठीक है। तो इस तीन तरीके से हम लोग इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको लिख देता हूं मैं, है ना, मोस्ट जनरल और मोस्ट स्पेसिफिक। अब आप बोलेंगे कि सर जनरल भी बता दिया आपने, स्पेसिफिक भी बता दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूज करना है? ठहरो ठहरो, आ रहा हूं उस पर। जो अगला वाले सेट हम लोग करेंगे ना, अगला वाला जो कॉन्सेप्ट्स करेंगे उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। अगला आई, सेकेंड आई ऑफ 3I इज आइडेंटिफाई मैंडेटरी पेयर एंड ट्रिपलेट, राइट। अब यहां पे एक चीज आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा पैराजंबल का सेट है ये आपको दिया क्यों जाता है? ये आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आपका लॉजिकल रीजनिंग, आप एक थॉट को स्ट्रक्चर कर सकते हो कि नहीं इन सेंटेंसेस को बना के, ये देखने के लिए दिया जाता है। एंड ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें चेक हो जाती है, क्योंकि लॉजिकल थॉट प्रोसेस के साथ साथ कौन सी चीज़ कौन से के बाद बोली जानी चाहिए, ये आपके अंदर सेंस है कि नहीं, वो भी चेक हो जाती है, ठीक है। So, इसमें a lot of people try to use their intuition, which is okay if you are an exceptional reader. अगर एक बहुत अच्छे रीडर हो, आप हफ्ते में 1-2 नॉवल पढ़ लेते हो, फिक्शन नॉन फिक्शन सब पढ़ पाते हो, राइट, हर आपकी रीडिंग स्पीड विथ कॉम्प्रिहेंशन 600-700 वर्ड पर मिनट है, देन इट्स ओके, देन यू कैन यूज योर इंट्यूशन बिकॉज योर इंट्यूशन विल फ्लो लॉजिकली। पर अगर ऐसे आप नहीं हो तो डोंट ट्राई एंड यूज इंट्यूशन, यूज लॉजिक टू सॉल्व इट। और उस लॉजिक को किस तरह से आपको अप्लाई करना है उसी के लिए ये 3I कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब आइडेंटिफाइंग मैंडेटरी पेयर और ट्रिपलेट, ये मैंडेटरी पेयर और ट्रिपलेट होता क्या है दोस्त? ये मैंडेटरी पेयर और ट्रिपलेट ऐसा होता है कि मान लो एक सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस में ऐसा कुछ कहा गया है, उसी सेंटेंस का जो फॉलो अप है वो आगे जाके कहीं पे दूसरे सेंटेंस में है। तो आपको ये दो सेंटेंसेस देख के लग जाता है कि यार ये दोनों तो एक साथ जुड़ हुए हैं, एक साथ एक ही पेयर में आएंगे, ओके, राइट। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाउ वुड यू डू दैट? तो इसके लिए कुछ मैं इंडिकेटर्स बता देता हूं। पहला, प्रोनाउन एंड रेफरेंसेस। जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं, मान लो किसी को हमने डिफाइन किया तभी तो उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, तो ये आपको पता है और इसका सेंस भी है, लॉजिक भी आपको पता है कि उस बंदे के बारे में अगर मैंने पहले बात किया है और उसका प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, इट इज प्रोनाउन पहले नहीं आएगा, ये वाला पहले आएगा मोस्टली, राइट। सिमिलरली फॉर रेफरेंसेस, देन कॉज इफेक्ट पेयर्स। एक कॉज दिखाया मैंने, फिर उसका इफेक्ट आया, तो कॉज इफेक्ट पेयर्स तो इसी तरह से होगा ना। ऐसा नहीं कि इफेक्ट पहले दिखा देंगे और कॉज बाद में। अगर दिखाएंगे भी तो भी हमें अलग अलग कीवर्ड्स यूज करना पड़ेगा। अगर हम लोग मान लो इफेक्ट को पहले दिखाना चाहते हैं और कॉज को बाद में, तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं बिकॉज, राइट। और बिकॉज का मतलब ये हो गया कि बिकॉज के बाद जो आ रहा है वो वाला कॉज है और जो पहले आया है वो इफेक्ट है। तो ये जो कीवर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम लोग आएंगे कीवर्ड्स के ऊपर, अभी आ रहे हैं। अब नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सोल्यूशन पेयर, और एक इंडिकेटर है आइडेंटिफाइंग मैंडेटरी पेयर और पेयर या ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें देखा गया कि 3-3 सेंटेंसेस लाइन में है, हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। ये प्रॉब्लम, एक ने प्रॉब्लम बताया, दूसरे ने सोल्यूशन बताया, पेयर में आ सकता है ये। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है, उसी हिसाब से वो ऑर्गेनाइज होगा, ऑर्डर होगा। यहां पे टेंस, ग्रामर का जो टेंस है, टाइम ऑफ एक्शन, वो भी हेल्प कर सकता है। प्लस कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्त, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो तभी दोगे ना जब तुमने मेन इंफॉर्मेशन दे दिया है, राइट। अब ये हो गए आपके इंडिकेटर्स, लेकिन इस इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हेल्प करेगा कुछ कीवर्ड्स सेंटेंसेस के अंदर। हमेशा ये कीवर्ड्स रहेंगे जरूरी नहीं है, आपको सेंटेंस को पढ़ के भी समझना पड़ेगा कभी कभी, बट अगर रहते हैं उससे आपका काम आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं ये कुछ कीवर्ड्स आपको बता दे रहा हूं, सोचिएगा और इसी लाइन पे फिर सोचना स्टार्ट कीजिएगा जब क्वेश्चन मिलेगा आपको। अभी तो पहला इज सपोर्टिंग कीवर्ड्स। सपोर्टिंग कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे एज, सो, बिकॉज, देयरफॉर, ये सारे क्या है? ये सपोर्टिंग कीवर्ड्स है, राइट। देन आपका होता है काउंटरिंग कीवर्ड्स। काउंटरिंग कीवर्ड्स कौन से होते हैं?
काउंटरिंग कीवर्ड्स मतलब बट, येट, हाउएवर, ओके। आप लोग लिख के रख दो, हाँ, नोट्स बना लो इसका, बिकॉज एक बार आपने इसे समझ लिया ना, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, फिर आपको पैराजंबल में कभी दिक्कत नहीं होगा, राइट। देन एडिशनल कीवर्ड्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोर ओवर, देन ऑल्सो, राइट, इस तरह की चीजें जो है एडिशनली। और कुछ कीवर्ड होते हैं टाइम को रेफर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे व्हेन, व्हाइल, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं, राइट। और भी ऑब्वियसली बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया आ गया, आपको एक स्ट्रक्चर आ गया कि इस तरह से आपको सोचना है, ओके। नाउ तीसरा आई, अब लास्ट आई पे आ रहे, 3 आई की बात किया था। पहला आई वाज आइडेंटिफाई इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, सेकंड आई वाज आइडेंटिफाई मैंडेटरी, पेयर और ट्रिपलेट, जिसमें ये इंडिकेटर्स होते हैं और ये इंडिकेटर्स हमें कीवर्ड से मिल जाते हैं या हेल्प होता है कभी कभी, नहीं तो कहानी से मिल जाएगा, जो कि पैराग्राफ का कहानी है। तीसरा है आइडेंटिफाई फ्लो। ये यहां तक, अगर यहां तक आपको ठीक से आ जाता है तो प्री लेवल के, इवन एसबीआई पीओ प्री, क्लर्क प्री, हर एक का प्री लेवल के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, राइट। बट कभी कभी मेंस में जब लेवल अप कर दिया जाता है तब आपको मैंडेटरी, पेयर और ट्रिपलेट मिलने में दिक्कत आ सकती है, तब आपको करना है आइडेंटिफाई फ्लो, तीसरा आई। और वो कैसे करना है, देखिए, जो जनरल टू स्पेसिफिक वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो फ्लो में बड़ा काम आता है। आइडेंटिफाइंग इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में तो काम आता ही आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा काम आता है जनरल और टू स्पेसिफिक में। अब यहां पे आपने आपका जो वो क्वेश्चन था कि जनरल और स्पेसिफिक सर हमें समझ में कैसे आएगा, कि कौन से पैराग्राफ में कौन से स्टार्ट करें, वो ना यहां से आएगा। स्टोरी आपका फ्लो तो यहां से हो रहा है ना, तो जब आप फ्लो या यहां से या यहां से, जब आपने फ्लो को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ऑथर जो है किस तरह से स्टोरी को बांध रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि ऑथर जनरल पहले बोलेगा या स्पेसिफिक पहले बोलेगा, राइट, ओके। तो वहां से आएगा, ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस से बेटर होगा। मैं आपको समझा सकता हूं, दिखा सकता हूं करके, और प्रैक्टिस भी कराऊंगा आगे जाके, लेकिन ये आपके खुद के प्रैक्टिस से ही आपका ये मजबूत होता जाएगा जितना आप करोगे, ठीक है ना। जनरल टू स्पेसिफिक वाला जो फ्लो है, ये जैसे मैंने बोला कि इज मोर प्रोमिनेंट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये ज्यादा देखने को मिलता है हम लोगों को, ओके। यह स्पेसिफिक टू जनरल भी होता है, लेकिन वो कम होता है। नेक्स्ट, लॉजिकली फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स लाइक कॉजुअल आर्ग्यूमेंट, मतलब एक कॉज इफेक्ट वाला सिनेरियो हमें फ्लो होते हुए दिख रहा है। अब जरूरी नहीं है ना कि कॉज के लिए एक ही सेंटेंस होगा और इफेक्ट के लिए और एक सेंटेंस होगा, कभी कभी तो 6 सेंटेंसेस के एक पैराग्राफ दे दिया जाता है जिसमें कॉज ही 2 सेंटेंस लंबा चल रहा है, 2 सेंटेंस लंबा इफेक्ट चल रहा है, तब क्या होगा, तब तो आपको आइडेंटिफाई फ्लो करना पड़ेगा ना। मैंडेटरी, पेयर, ट्रिपलेट शायद उतनी क्लियरली आपको ना दिखे, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कि डी जो है बी के बाद होगा, एग्जैक्टली बाद में होगा कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह की चीजें आपकी फिर आ जाती है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट शिफ्ट्स। अभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि एक ही पैराग्राफ के अंदर ये लोग 2 अलग अलग चीज, थोड़े से डिफरेंट चीजों के बारे में बात कर देते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक चीज बात करते करते ऑथर दूसरा चीज लेके आ जाए, फिर उसको खत्म करे, फिर पहले वाली चीज के बारे में बात करे अगेन। ऐसा तो नहीं होता ना, ये तो हैफजेड वे ऑफ राइटिंग होगा। कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा, आप लिखोगे ऐसे नहीं लिखोगे, मैं लिखूंगा नहीं लिखूंगा, तो ऑथर भी नहीं लिखेगा। ये लॉजिकल वे नहीं है। तो क्या होता है कि एक आइडिया को उसको खत्म करना होता है, फिर उसको दूसरे आइडिया को पकड़ना होता है। तो यही चीज जो है सब्जेक्ट शिफ्ट, तो सब्जेक्ट शिफ्ट जहां पे हो रहा है आपको पता है कि ये एक अलग एरिया होगा, दूसरा एक अलग एरिया होगा। तो ये हो गया आपका 3I कॉन्सेप्ट ऑफ पैराजंबल। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग 4 स्टेप्स में कैसे यूज करेंगे। तो 4 स्टेप्स में लेट अस सी। पहला स्टेप, रीड द सेंटेंसेस टू बी अरेंज्ड। एक बार ऑर्डर में पढ़ लिया, फिर क्योंकि इतना बड़ा मैंने जो कर दिया है ये आपको हमेशा याद नहीं रहेगा, आपको इसको किसी छोटे स्टेप में करना पड़ेगा। ऑब्वियसली करते करते ये याद हो जाएगा, पर छोटे स्टेप्स में मैंने अगर बोल दिया तो वो करना आपके लिए आसान होगा, राइट। ये आपको मैंने बेसिक्स पढ़ा दिया पूरा, राइट। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे क्वेश्चन में, ऐसे रीड द सेंटेंसेस टू बी अरेंज्ड, देन व्हाइल रीडिंग लुक फॉर कीवर्ड्स एक्टिवली। जब आप रीड कर रहे हो ना तो एक्टिवली कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लो और दिमाग में छपा दो कि अच्छा इसके साथ ये जाएगा। आइडेंटिफाई पॉसिबल पेयर्स और फ्लो
यूजिंग कीवर्ड्स एंड लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। आप आंख बंद करोगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, और इंट्यूशन आपको नहीं लगाना है, पहले लॉजिक सीख लो। अगर आप रीडिंग करते करते इंट्यूशन में बहुत मास्टर हो जाते हो कर लेना, लेकिन लॉजिक से बड़ा कुछ नहीं होगा इस पर्टिकुलर एरिया में। लास्ट स्टेप है आंसरिंग। आंसरिंग कैसे? अगर आपका क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड है दोस्त, तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो और मार्क करो आंसर, आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा, राइट। आपको पता है कि डी सी है जो मैंडेटरी पेयर है, वो आपको दिख गया, और ऑप्शन में है सी डी, तो जितने भी सी डी वाले ऑप्शन है, या सी पहले है डी के थोड़े दूर दूर पे ही है लेकिन पहले है, उनको सारे को एलिमिनेट कर दो, पता चला एक ही ऑप्शन बचा तो उसी को मार्क कर दो। पर आजकल हमने देखा है कि ऑप्शन बेस्ड से ज्यादा हमारे पास विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जहां पे जो ऑर्डर का ऑप्शन है, देखो ऑप्शन तो हमेशा रहता है बट ऑर्डर का ऑप्शन नहीं दिया रहता है। 5 सेंटेंसेस दिया रहता है और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, विच इज द थर्ड सेंटेंस। यहां पे ऐसा नहीं दिया रहता है कि व्हाट इज द राइट ऑर्डर, ए बी सी डी एफ, ऐसा नहीं रहता है। 5 क्वेश्चन होते हैं कि दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ऐसा। तो उसमें एक्चुअली वो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक तो लग नहीं पाएगा, आपको पूरा ही पहले करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में यू हैव टू फाइनलाइज द सीक्वेंस, राइट। तो इन तीनों के बेसिस पे या तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके मार्क आंसर करोगे, या आप सीक्वेंस को फाइनलाइज करोगे। क्लियर है, राइट? ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। जब मैं पहला क्वेश्चन सेट दूंगा, आप लेक्चर को पॉज करोगे, 1 से 1.5 मिनट, अगर 2 मिनट भी लगता है तो दोगे, फाइनल एक आपका आंसर लेके आओगे, जो भी है, गलत हो सही हो, आपको जो भी है वो लेके आओगे, एंड देन रिज्यूम इट एंड वॉच कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं कैसे आंसर पे अराइव कर रहा हूं। उससे क्या होगा, आपने क्योंकि किया है तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और अगले वाले में बेटर करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है, राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसका तो ऑप्शन बेस्ड तो है नहीं, तो इसका सीक्वेंस हमें बताना पड़ेगा। तो पॉज द लेक्चर एंड टेक 1 to 2 मिनट्स। डन, राइट। नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। However, our relationship with food is dangerously imbalanced. The however कीवर्ड है जो ऑब्वियसली दिखाता है कि ये सेंटेंस तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता ना, और ये हमारा पहला आई चल रहा है, आइडेंटिफाइंग द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। तो हमें रीड तो पूरा ही करना पड़ेगा और पॉसिबल इंट्रोडक्टरी या स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकता है कि मुझे लगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मार्क करके रख लेंगे, फिर देखेंगे। तो ये क्योंकि हाउएवर के साथ है, कीवर्ड के साथ है, ये पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता है, और ये किसी एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन के साथ, कॉन्ट्रास्ट में आने वाली इंफॉर्मेशन के साथ होगा। देयर इज अ डायर नीड टू ऑल्टर आवर वेज, बहुत बड़ी जरूरत है हमें अपने आपको या अपने वेज को चेंज करने का, यही बोल रहा है। तो इट्स अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड, बिकॉज समथिंग नेगेटिव इज हैपनिंग, उसको चेंज करने के लिए एक एक्शन ओरिएंटेड स्टेटमेंट है, राइट, टाइप ऑफ सेंटेंस। बाय वैल्यूइंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी एंड ड्राइविंग फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोनोक्रॉप्स फॉर लो प्राइसेस वी डेट्रीमेंट नेचर। अब ये जो है यहां पे एक नेगेटिव चीज कितनी है, दिस इज नेगेटिव ना, डेट्रीमेंटल टू नेचर, और वो क्यों हो रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी की वजह से। तो ये नेगेटिव हो सकता है, तो सी एंड बी रिलेटेड हो सकता है। अब आगे जाते हैं। ऑल्सो वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड फॉर सस्टेन्ड प्रोडक्शन एंड डिग्रेड द लैंड लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अगेन ये पार्ट भी नेगेटिव है, ये पार्ट भी नेगेटिव है ना दोस्त, राइट। और इसमें और एक चीज है, कीवर्ड भी है ऑल्सो, इसका मतलब है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो जो यहां पे नेगेटिव है उसी को फॉलो अप करते हुए ये वाला नेगेटिव दिख रहा है मुझे, ये डी वाला नेगेटिव, तभी ऑल्सो लग रहा है। तो देयर इज अ चांस कि डी विल फॉलो सी, एकदम इमीडिएटली फॉलो करेगा कि नहीं, देखते हैं अभी, ओके। और ये जो बी है वो इन दोनों का एक्शन हो सकता है, क्योंकि 2 नेगेटिव रिलेटेड हमें मिल गया। नेक्स्ट, it is also the keeper of our cultural tradition and indispensable to our social lives। ये नेगेटिव तो नहीं है, न्यूट्रल या पॉजिटिव साउंडिंग है। दूसरा, इसमें एक रेफरेंस है इट, प्रोनाउन यूज हुआ है इट। अब ये पहला सेंटेंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो इट कौन सा है, राइट। तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, डी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, सी हो सकता था, देखते हैं, बी हो सकता है, अगर बेटर ऑप्शन नहीं मिलता है तो बी सी को ऑप्शन में फिर भी लग देते हैं, बट डी ए एलिमिनेटेड एज फर्स्ट वो सेंटेंस।
फूड इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल एंड फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ एंड द प्रोवाइडर ऑफ स्ट्रेंथ, वाइटलिटी एंड एनर्जी। देखो, इतने देर में हमें पता चल रहा है कि किस बारे में बात हो रही है। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया, इजंट इट? ये तो बहुत क्लियरली इंट्रोडक्शन ऑफ आइडिया है ना दोस्त। तो अगर ये इंट्रोडक्शन ऑफ आइडिया है, हमें अभी समझ में आया कि फूड के बारे में बात कर रहा है, और यहां पे जो इट है ये भी इस फूड को रेफर कर रहा है, क्योंकि ये जो एफ सेंटेंस है दोस्त, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव साउंडिंग है, और इसी के साथ मिलते हुए इसीलिए ई वाला भी देयरफॉर गोज ऑन कि क्या इसका इंपैक्ट है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो डेफिनेटली हमें अभी लगता है कि इतने सारे में, जैसे मैंने बोला कि सी हो सकता है फर्स्ट, बट जब एफ आ जाता है तो एफ से बेटर और कोई फर्स्ट नहीं हो सकता है, राइट, ये मानोगे? अच्छा, अगर एफ से बेटर और कोई फर्स्ट नहीं हो सकता, मैं यहां पे लिखता हूं, है ना, ताकि आप लोगों को दिखे। सी और डी का हम लोगों ने देख लिया था कि डी सी के बाद आएगा। अब एफ के बाद डेफिनेटली ई आएगा, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इमीडिएटली बाद आएगा। ये मैंडेटरी पेयर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फूड किस काम पे लगता है ना? इट इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ, स्ट्रेंथ, वाइटलिटी, एनर्जी। इट इज ऑल्सो कीपर ऑफ आवर कल्चरल ट्रेडिशन, इंडिस्पेंसिबल टू आवर सोशल लाइफ। ये फूड के बारे में बात कर रहे हैं, एडिशनल बात कर रहे हैं, तो ये एफ और ई तो मैंडेटरी पेयर है ही है, और ये स्टार्टिंग में है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साउंडिंग सेंटेंसेस आने से पहले मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, टोन शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। और ये टोन शिफ्ट वाला सेंटेंस कौन सा है? मैंने बोला था ना, सब्जेक्ट शिफ्ट, टोन शिफ्ट भी हो सकता है। तो वो शिफ्ट कौन सा वाला है? यहां पे हाउएवर ही वैसा वाला कीवर्ड है इस पूरे पैराग्राफ में जो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। और अगर कॉन्ट्रास्ट दिखाता है दोस्त, तो यही सेंटेंस हमारा ब्रिज करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में गैप को। तो एफ ई के बाद आना चाहिए ए। इज इट क्लियर दोस्तों? राइट, कमेंट में लिखिएगा कि ये आपको लॉजिक जो है समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका लॉजिक क्या था अगर आपने सही किया है, आपका लॉजिक क्या था अगर आपने गलत किया है, और उसके बाद आप अभी क्लियर हो कि नहीं। ये सब कमेंट्स में, एज आई टोल्ड यू इन माय अर्लियर लेक्चर ऑल्सो, कमेंट्स में मेरे साथ बात कीजिए। जितने रिस्पॉन्सेज हो सके मैं करूंगा कमेंट्स में, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए कि आप लोग गलत कहां कर रहे हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसीलिए मैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आप ना वो जो थॉट का जो फ्लो है उसको कैप्चर कर पाओ। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास बचता है बी। देयर इज अ डायर नीड टू ऑल्टर आवर वेज। अब जैसे ही मैंने पॉजिटिव बोला और उसके बाद एक कॉन्ट्रास्ट दिया, कॉन्ट्रास्ट देके मैं नेगेटिव बोल सकता हूं। अच्छा, ये जो है ये एक और सेंटेंस है जो कि एक्शन ओरिएंटेड है, बेस्ड ऑन नेगेटिव। तो भाई पहले मैं नेगेटिव के बारे में बात करूंगा, फिर ना उसके बारे में एक्शन की बात करूंगा। ये लॉजिकल है ना। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को पहले स्टेट करूंगा, फिर ना सॉल्यूशन पे आऊंगा। तो सॉल्यूशन है कि हमें अपना वेज ऑल्टर करना पड़ेगा। तो ये तो डेफिनेटली ये दोनों नेगेटिव जो कि प्रॉब्लम का पार्ट है उसके बाद ही आएगा ना। तो बी आएगा सी और डी के बाद। तो इसीलिए आपका जो ये है ये बन जाता है FEACDB। दिस इज योर फाइनल सीक्वेंस। ओके, राइट। अब आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी द फर्स्ट? एफ विल बी द फर्स्ट। ओके, सिक्स्थ FEACDB, तो सिक्स्थ इज लास्ट, तो बी होगा लास्ट, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी द सेकेंड? आफ्टर ई होगा सेकेंड। देन फोर्थ कौन सा होगा? फोर्थ होगा FEACC, सी होगा सेकेंड, FEACDB था ना। थर्ड ए, राइट, हो गया। पांचों क्वेश्चन है ना, पांचों क्वेश्चन होंगे। एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 23 सेकेंड भी नहीं लगता है। देखो, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया एक स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने 5 से 6 मिनट लगाया, शायद 5 से 6 मिनट मुझे लगा पूरा एक्सप्लेन करने में। अगर ये आपको करना आ जाएगा, सोचने की स्पीड तो बोलने की स्पीड से, एक्सप्लेनेशन की स्पीड से कई गुना ज्यादा होती है ना। तो ये सोच के तरीके अगर आपको आ जाते हैं तो ये आराम से आप 1 से 2 मिनट में कर पाओगे, राइट। चलो, अभी अगर आप 3 मिनट में भी कर पाते हो, दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि आप 3 मिनट 30 सेकेंड में दोस्त 5 नंबर ला पा रहे हो, एंड दैट्स समथिंग, राइट। ओके, बट ये विथ प्रैक्टिस 2 मिनट में हो सकता था।
And it was not an easy question. It was a moderately difficult question as per the standards that we have seen in exam. But वो भी हमसे बहुत ही क्लियरली हो सकता है विद इन टाइम लिमिट और पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ, राइट? ठीक है, और एक क्वेश्चन करें, इसमें भी आप ऐसे ही करोगे. आप क्या करोगे, आप ना क्वेश्चन को पॉज करोगे 2 मिनट, मान लो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और टाइम चाहिए, और टाइम ले लो, लेकिन उसको एक आंसर लेके आओ, भले ही गलत हो वो आंसर लेके आओ. उसके बाद मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. पॉज द लेक्चर एंड वॉच इट, डू इट. डन, राइट? अब हम लोग देखेंगे इसको. When someone sets fire to the forest, the flames spread in wreath. wreath मतलब वो जो माला होता है ना, राइट? उसको wreath बोलते हैं, गोल वाला जो माला होता है उसको wreath बोलते हैं. And circles in the valley with a wreathing red garland by night. तो ये सेंटेंस इटसेल्फ एक कॉजुअल सेंटेंस है जिसमें कॉज और इफेक्ट दोनों है ना? इसमें कॉज और इफेक्ट दोनों है कि फायर लगाते हैं जब फॉरेस्ट में तो वो ऐसे गोल गोल घूमते घूमते रेड गार्लैंड की तरह पूरा फैलता है. इट फिल्स द वैली विथ स्मोक एंड हेज. देख के तो लग रहा है कि बी इज रिलेटेड टू ए, है ना? तो बी ए के बाद आएगा. अच्छा, ए स्टार्टिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बी स्टार्टिंग होगा कि नहीं होगा ये हमें क्लियर है क्योंकि इट फिल्स द वैली. अभी फिलहाल तो यही लग रहा है इट मतलब जो फायर है वो स्मोक और हेज में क्या फिल कर सकता है, फायर ही, तो वो यही होगा. If it gets close, यहाँ पे it again should be referring to fire. देखते हैं. No one can call forest official. A team of 5 might show up with sticks to beat down a roaring flaming slope. राइट? तो अगर ये क्लोज आ जाता है आपके क्लोज में, या हो सकता है कि आगे जाके बोला हुआ है कि किसी के घर के क्लोज में, आई डोंट नो, बट किसके क्लोज में है वो तो हमें अभी पता नहीं है ना. बट अगर ये क्लोज आ जाता है तो आप फॉरेस्ट ऑफिशियल को कॉल कर सकते हैं, जो 5 लोग आएंगे डंडी लेके और पहाड़ों के स्लोप में वो लोग मारेंगे ताकि फायर चले जाए. लेकिन एसेंशियली नथिंग वुड हैपन, बट वो इस तरह से ऑथर उसको पोर्ट्रे किया है कि अगर आ जाता है तो ऐसा कर सकते हो. तो this as a sentence cannot be the first sentence. It has to be in continuation to something, and obviously it seems to be most probably it will be continuation to the fire वाला sentence. अब वो कहाँ आएगा वो हमें पता नहीं है. तो ये क्लियर है कि ए के बाद ही सी आएगा. अब वो बी के पहले आएगा, बी के बाद आएगा, देखते हैं, राइट? If one lives in the hills, the flames are visible from the window. Okay. तो ये जो द फ्लेम्स है ये तो रेफरेंस है ना दोस्त. ये फ्लेम्स किस फ्लेम्स की बात कर रहा है? यहां पे जो फ्लेम्स की बात कर रहा है, तो ऐसा हमें लगता है कि ऑब्वियसली ए के बाद ही डी आएगा. लेकिन एग्जैक्टली कहां पे डी आएगा वो हमें अभी पता नहीं है कि बी के पहले आएगा या बी के बाद में आएगा या सी के पहले सी के बाद में, बट ए के बाद में आएगा ये हमें पक्का अभी पता है. दिस कैन गो ऑन फॉर अ मंथ. दिस कैन go on for a month as one slope after the other is engulfed. इससे ये तो समझ में आ रहा है कि फायर जो है फॉरेस्ट में लगता है, फिर एक स्लोप के बाद वैली में जो है स्मोक और हेज हो जाता है, फिर एक स्लोप के बाद और एक स्लोप में चला जाता है क्योंकि स्लोप्स की बात की है, राइट? पर ये स्लोप क्या है कि आर वी टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट और पहाड़, ये हमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्योंकि स्लोप तो पहाड़ों में होता है और ये तो फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं. एफ उत्तराखंड बर्निंग फॉरेस्ट हैव अ डोमिनो इफेक्ट. ओके, सो देखो जो मैंने बोला कि अभी क्लियर नहीं हो रहा था कि पहाड़ जंगल, अब दोनों है, ये क्लियर हो गया क्योंकि एफ इज टॉकिंग अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द इशू ऑफ फायर्स इन उत्तराखंड, जहां फॉरेस्ट भी है पहाड़ भी है. तो ये जो बर्निंग फॉरेस्ट है ऑफ उत्तराखंड हैव अ डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक के बाद एक इफेक्ट होता रहता है. डोमिनो होता है ना कि डोमिनो एक लाइन से सजा देते हैं, एक को फिर गिराते हैं तो टक 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 सारे गिर जाते हैं, तो वो डोमिनो इफेक्ट हो रहा है. तो उत्तराखंड बर्निंग फॉरेस्ट हैव अ डोमिनो इफेक्ट. ये डेफिनेटली लग रहा है
इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अगर मैं देखो अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस देखा, अच्छा इवन ई को कहां प्लेस करोगे? ऑब्वियसली ई को ए के बाद प्लेस करोगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर हमने डीबीसी देखा, ई को तो उसके भी बाद प्लेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है दिस कैन गो ऑन फॉर अ मंथ। व्हाट कैन गो ऑन फॉर अ मंथ? यही जो डोमिनो इफेक्ट है, अब तो हमें पता है ना कि यही जो डोमिनो इफेक्ट है ये यू कैन गो ऑन फॉर अ मंथ, राइट? तो ये डोमिनो इफेक्ट के बारे में ही तो डीबीसी है कि जिसमें फायर पहले यहां फैलता है, लोग आ सकते हैं उसको वो करने, एंड देन फायर्स स्पाइरल में फैलता रहता है। तो ये जो है ये तो सारा डोमिनो इफेक्ट का ही पार्ट है ना। तो ये वुड बी मोस्ट प्रोबेबली एट द एंड, राइट? अगर नहीं समझ में आया रख दो ई को हैंगिंग में, बाद में हम लोग इसको वो कर देंगे, लेकिन इससे क्लियर है कि ई शुड बी एट द एंड, ओके। बट किसी किसी को हो सकता है कि इतना क्लैरिटी ना आया हो, तो भी उसको हैंगिंग रख दो, फिर लास्ट में हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो एफ जो है डेफिनेटली किसी के बाद यहां पे आ नहीं सकता, एफ हैज टू बी हियर। और अगर एफ स्टार्टिंग है, अब देखो फॉरेस्ट में फायर लगा, बर्निंग फॉरेस्ट, बर्न कब करेगा? जब फायर लगेगा। अब फायर लगने का एक ही एक्शन स्टेटमेंट है पूरे 5-6 स्टेटमेंट में, सेंटेंस में, और वो कौन सा है? वो है ए वाला। तो ए शुड फॉलो एफ विदाउट डाउट। एफ ए मैंडेटरी पेयर है भाई, फायर लगाओगे तब तो ये सारे इफेक्ट होंगे जो डीबीसी वाले इफेक्ट है। तो इसने आइडिया को इंट्रोड्यूस किया, इसने आग लगाया, अब कौन सा होगा? हमें पहले दो तो मिल गए। अब यहां पे बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि फायर जब लगता है तभी जाके इट विल फिल द वैली विथ स्मोक एंड हेज ना, जहां पे लगेगा तभी तो इट विल, बिकॉज यहां पे वैली का बात हुआ है। इन ए दे हैव टॉक्ड अबाउट कि वैली में फायर ऐसे गोल 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 करके फैलता रहता है। तो हिल पे तो बाद में जाएगा इफेक्ट, पहले तो वैली पे इफेक्ट होगा ना, राइट? लॉजिकली यही तो होगा ना, क्रोनोलॉजी भी तो यही होगा ना। पहले जो वैली है जहां पे आग लगी है उस पे इफेक्ट आगे जाएगा, फिर जाके पहाड़ों में जाएगा। तो डेफिनेटली बी शुड फॉलो ए, कोई डाउट? ठीक है। अब डी और सी में देखते हैं। इफ वन लिव्स इन द हिल्स द फ्लेम्स आर विजिबल फ्रॉम द विंडो, राइट? अगर कोई हिल्स में रहता है वो उसको देख सकते, फ्लेम्स दिख सकता है विंडो से ही, इतने बड़े बड़े फायर होते हैं। अब देखो डी और सी में अभी इस मोमेंट में आपको एक बहुत फाइन रिलेशन दिख रहा होगा। पहली बार पर्सन के बारे में, यहां पे समवन जिसने आग लगाया वो छोड़ दो, उसके बावजूद मतलब एक्टर के बाहर पैसिव पर्सन के बारे में यहां पे बात हुआ। तो यहां पे आपको दिखा और उसके बाद आपके क्लोज आया, तो वन कैन कॉल, ये जो 1-1 वाला रेफरेंस है, दिस शोज व्हाट, आपको दिखेगा पहले फिर क्लोज आएगा। तो ये इज क्रोनोलॉजिकली रिलेटेड डीसी मैंडेटरी पेयर, यस और नो, राइट? ओके। अब ई को प्लेस करो, अबे आखिरी में प्लेस करोगे, बीच में प्लेस करोगे, देखते हैं। दिस कैन गो ऑन फॉर अ मंथ एज वन स्लोप आफ्टर द अदर इज एनगल्फ्ड। यहां पे मैंने स्पेसिफिक बोल दिया, देखा कैसे हुआ? उत्तराखंड बर्निंग फॉरेस्ट सबसे जनरल स्टेटमेंट था। अब उसमें थोड़ा स्पेसिफिक गया कि जब हमने फायर लगाया तब क्या होता है, तब फिर क्रोनोलॉजी लगा कि वैली में फायर लगाया तो वैली में क्या होता है, कॉज इफेक्ट, राइट? और उसके बाद हम सब्जेक्ट शिफ्ट करके कि फिर आगे फैलता है, वो जो डोमिनो इफेक्ट है उसको लॉजिकली हम फॉलो कर रहे हैं कि अगर आप हिल्स में हो तो आपको विंडो से दिख जाएगा, और अगर वो पास में आ गया तो आप फॉरेस्ट को बोलोगे। तो ये क्या हुआ? इवेंट क्रोनोलॉजी हो गया। ये यहां पे क्रोनोलॉजी से हमने इसको सॉल्व किया, और आखिर में दिस कैन गो ऑन फॉर अ मंथ एज वन स्लोप आफ्टर द अदर, ये हो गया फॉलो अप इवेंट। मतलब एंड में क्या होता है, ये तो वही उसी तरह का हो गया ना। तो ऑब्वियसली ये ई जो है ऐसा होगा। तो FABDCE इज योर राइट अरेंजमेंट। ओके, क्लियर? अब देखो इसमें मैंने क्वेश्चंस का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग दिया है, देखा है कि बनाना तो आपको पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको आंसर कैसे है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इमीडिएटली फॉलो स्टेटमेंट ए आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ स्टेटमेंट। तो ए के बाद क्या आएगा दोस्त? बी आएगा। FABDCE है ना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल इमीडिएटली प्रीसीड सी, सी के पहले क्या आएगा? डी आएगा, राइट? प्रीसीड सी। What will be the position of statement F after the rearrangement? F तो पहला स्टेटमेंट था तो ये फर्स्ट होगा।
पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट डी क्या था, एफ ए बी डी सी ई, तो पोजीशन ऑफ डी फोर्थ हुआ, फोर्थ आएगा, राइट। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ई आएगा, राइट, ओके। तो ये हो गया है आपके आंसर। जैसे मैंने बोला 30 सेकंड में सारे आंसर्स हो जाएंगे, एक बार आपने इसको सॉल्व कर लिया। यस, ये और डिफिकल्ट था और इसमें थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लग सकता था, और मैंने आपको बोला ही था कि ले लीजिए टाइम, लेकिन एक आंसर लेके आइए। अब आपका आंसर सही है गलत है, आपको लॉजिक समझ में आया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या इसमें समझ में आया। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया वो बताइए, एंड वी विल हैव अ चैट, बिकॉज पैराजंबल में लॉजिक इज एवरीथिंग। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिखाया, 3I कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको रूल दिखाया, 4 स्टेप रूल, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द ग्रैंड लॉजिक थ्रू विच अ पैराग्राफ इज रिटन बाय द ऑथर, राइट। तो उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार जाने से पहले समराइज कर देते हैं 4 स्टेप्स को। हमारा 4 स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग: रीड द सेंटेंसेस टू बी अरेंज्ड, while reading look for keywords actively, identify possible pairs and flow using keywords and logic, फिर आंसर कीजिए। अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए आंसर कीजिए या फाइनलाइज सीक्वेंस कीजिए। ये हम लोगों ने आज ये वाला प्रैक्टिस किया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और ये ऐसे क्लासेस और चाहिए तो आप बताइएगा, हम और तरीके क्वेश्चंस पैराजंबल के जितने भी वेरिएशन होते हैं वो सारे लेके करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये 4 स्टेप और हमारा 3I कॉन्सेप्ट किस तरह से हर एक पैराजंबल क्वेश्चन को बहुत ही मैनेजेबल बना सकता है और कुछ केसेस में तो बहुत ही ईजी बना सकता है, राइट। ओके, सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड और भी कुछ आपको चाहिए कि किस तरह की चीज़ें और आप मुझसे सीखना चाहोगे। अगर आपको ये लॉजिकल अप्रोच इंग्लिश सीखने का अच्छा लगता है और आप इस तरह से बाकी चीज़ें सीखना चाहोगे तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।